नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पाणिनि शिक्षा। पाणिनि शिक्षा हमें द्वितीय सेमेस्टर संस्कृत के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। पाणिनि शिक्षा व्याकरण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें संस्कृत व्याकरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो यह जो वीडियो है सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए पाणिनि शिक्षा श्लोक नंबर 19 पर बात करते हैं। अर्धमात्रा तु कंठस्य एकार ऐकारयो भवेत्। ओकार औकारयो मात्रा तयो विवृत संवृतम। तो क्या कह रहे हैं? अर्धमात्रा तु कंठस्य। कंठस्य का मतलब है बच्चों, कंठ की अर्धमात्रा माने आधी मात्रा होती है। कंठस्य माने कंठ की, अर्धमात्रा माने आधी मात्रा होती है। किसमें? एकार ऐकारयो भवेत्। ए और ऐ में एकार है और ऐकार है। ए का मतलब ए में, ऐ का मतलब आई में। इसको मैं कैसे पढ़ रहा हूं? एकार ऐकारयो भवेत्। ए और आई में कंठ की आधी मात्रा होती है। पहली पंक्ति का भाव आप समझ गए होंगे। एकार और ऐकार में कंठ की आधी मात्रा होती है। ऐसा इसलिए भी होता है बच्चों, आपको हमने बताया था, ए जो है संयुक्त है, औधन ई से बनता है, तो इसमें कंठ की आधी मात्रा होती है। ऐ में भी अ होता है बच्चों। ऐ जो बनता है औधन ए से बनता है, इसलिए इसमें भी क्या होता है? कंठ होता है। तो ए और ऐ में कंठ की आधी मात्रा होती है। अनुवाद इस प्रकार से है, अर्धमात्रा तु कंठस्य एकार ऐकारयो भवेत्। ए और ऐ में कंठ की आधी मात्रा होती है। आगे क्या कह रहे हैं? ओकार औकारयो मात्रा। ओकार औकार, ओ और औ, यहाँ ए और आई था, यहाँ पर ओ और औ है। उसमें मात्रा होती है। मात्रा का मतलब होता है एक मात्रा, कंठ की एक मात्रा होती है। ए ओ और औ में, ओ और औ में कंठ की एक मात्रा होती है, और वह एक मात्रा जो होती है बच्चों, विवृत विवृत और संवृत होती है। ठीक है ना? ओकार और औकार यानी कि ओ और औ में कंठ की एक मात्रा विवृत और संवृत होती है। आप द्वितीय पंक्ति का भी अर्थ समझ गए हैं। अब आप जब इसकी व्याख्या करते हैं बच्चों, तो आप ए को डिफाइन कर सकते हैं। ए में कंठ की आधी मात्रा है। आप क्या करेंगे? ए संयुक्त है, तो आप इसको व्याख्या में लिख सकते हैं। औधन ई बराबर ए होता है, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इस तरीके से ऐ को भी आप तोड़ सकते हैं, औधन ए लिख सकते हैं, तो औधन ए मतलब अकंठ होगा। तो ए और ऐ में कंठ की क्या होती है? आधी मात्रा हो गई। ये बताया गया है बच्चों। ओ और औ में कंठ की मात्रा एक मात्रा होती है, वह विवृत और संवृत होती है। विवृत क्या है, संवृत क्या है, आप पिछले श्लोकों में सीख चुके होंगे। अगर आपको इस श्लोक की और अच्छी व्याख्या चाहिए तो विवृत संवृत के विषय में भी थोड़ा आपको लिख लेना चाहिए। नहीं तो ओकार औकार जो हैं, उनमें ओ और औ में कंठ की एक मात्रा विवृत और संवृत होती है। अब आपको सबसे पहले इसका संदर्भ लिखना होता है। प्रस्तुत श्लोक पाणिनि शिक्षा से लिया गया है। फिर आपको इसमें प्रसंग लिखने की आवश्यकता होती है। प्रस्तुत श्लोक में एकार ऐकार ओकार औकार के विषय में बताया गया है। तब जाकर के आप इसका अनुवाद इस तरीके से लिख सकते हैं। एकार तथा ऐकार में कंठ स्थानीय अर्धमात्रा तो संवृत होती है। एकार का मतलब ए, ऐकार का मतलब आई बच्चों।
किंतु ओकार तथा औकार में कंठ स्थानी एक मात्रा विवृत संवृत होती है। तो ओकार का मतलब ओ, औकार का मतलब औ। ये पहली हेडिंग संदर्भ बच्चों, दूसरी हेडिंग प्रसंग, तीसरी हेडिंग अनुवाद, चौथी हेडिंग आप व्याख्या लिख सकते हैं। ये परफेक्ट व्याख्या कहलाएगी। पहली हेडिंग संदर्भ है, दूसरी हेडिंग प्रसंग, तीसरी अनुवाद, चौथा व्याख्या। नहीं तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो इस श्लोक को यहीं पर खत्म करते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिएगा बच्चों, संवृत विवृत की बात हमने ऊपर कही। संवृतम मात्रिकम गेयम, विवृतम तु द्विमात्रिकम, घोषा वा संवृता, सर्वे अघोषा विवृता स्मृता। कितना, अगर जिसको संस्कृत पढ़नी आ गई वो आराम से एक ही बार इसका अर्थ समझ सकता है बच्चों। संवृतम मात्रिकम गेयम, संवृत जो होते हैं, संवृत वर्ण जो होते हैं बच्चों, वह मात्रिकम माने एक मात्रा वाला होता है। मात्रिकम का मतलब एक मात्रा वाला। संवृतम मात्रिकम गेयम, जो संवृत वर्ण होते हैं वह एक मात्रा वाले होते हैं। यहां तक हमने अनुवाद कर दिया। संवृतम, संवृतम मात्रिकम गेयम, गेयम का मतलब होता है जानना चाहिए। जो संवृत हैं यानी कि जो एक मात्रिक हैं उनको संवृत जानना चाहिए। अगला देख रहे हैं, विवृतम तु द्विमात्रिकम, जो विवृत होते हैं बच्चों उनको दो मात्रा वाला जानना चाहिए। श्लोक नंबर 20 की बात कर रहा हूं मैं। कितना सरल है। संवृतम मात्रिकम गेयम, संवृत जो है एक मात्रा वाला होता है। विवृतम तु द्विमात्रिकम, जो विवृत होते हैं वो दो मात्रा वाले होते हैं। ठीक है नहीं। अब क्या करें, घोषा वा संवृता, घोष, जो घोष वर्ण है, ये घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण, ये व्याकरण की दृष्टि से आपको जरूर आना चाहिए, चाहे वो हिंदी का बच्चा हो चाहे संस्कृत का बच्चा हो, चाहे किसी भी विषय का बच्चा हो, उसको हिंदी संस्कृत के व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। तो उसको घोष किसको कहते हैं, अघोष किसको कहते हैं, ये आना चाहिए बच्चों। अगर नहीं आता है देखिएगा, हम बताएंगे। घोषा वा संवृता, सभी जो घोष हैं वो संवृत कहलाते हैं। घोषा वा संवृता, जो सभी घोष हैं वो संवृत कहलाते हैं। अब घोष कौन कौन से होते हैं। घोष होता है बच्चों, जो घोष का मतलब होता है आवाज, कंपन। जहां पर आवाज कंपन होती है उसको घोष कहते हैं। जैसे ये जो घोष को हमने सघोष भी कह दिया, क्योंकि अघोष सघोष अच्छा जमता है ना, तो घोष को सघोष। तो घोष कौन कौन से हैं बच्चों, गौ घ अंग है। इसका मतलब है वर्ग के 5 वर्ग है ना, क वर्ग, चौ वर्ग, टौ वर्ग, तौ वर्ग, पौ वर्ग, उनके जो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होते हैं। सघोष किसको कहते हैं या घोष किसको कहते हैं, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। एक वर्ग में 5 ही वर्ण होते हैं। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो होगा वह घोष कहलाएगा। और जो सभी घोष जो हैं बच्चों वो संवृत कहलाते हैं। ठीक है ना। सर्वे अघोषा विवृता संवृता, अब सभी अघोष जो है विवृत कहलाते हैं। अब अघोष कौन कहलाते हैं, पहला और दूसरा वर्ण। अघोष कौन, पहला और दूसरा वर्ण, क और ख। अब समझाता हूं। अघोष पहला और दूसरा, सघोष या घोष तीसरा चौथा पांचवा। ये तो मैंने क ख ग घ अंगों में कौन अघोष है कौन सघोष है केवल क वर्ग वाला लिखा है। आप चौ वर्ग वाला भी बता, चौ वर्ग को कैसे सीखेंगे। च, छ, ज, झ और यम। च, छ, ज, झ, ये भी तो 5 है ना। अब इनमें से कौन घोष होगा कौन अघोष होगा आपको मालूम होना चाहिए। पहले के दो चौ और छ क्या हो जाएंगे बच्चों, अघोष हो जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग देखो, ये लिख दिया मैंने ना,
अब ऐसी ये भी है, च और छ क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। ज झ य क्या हो जाएंगे, घोष हो जाएंगे। ठीक है ना। अर्थ तो समझ गए होंगे आप। घोषा वा समृता, सभी जो घोष है वो समृत कहलाते हैं। सर्वे अघोषा विवृता समृता, सभी जो अघोष हैं वो विवृत कहलाते हैं। अच्छा, ऐसी अगला देखें तो ट वर्ग भी तो होता है। ट, ठ, ड, ढ, अण। अब इस ये भी ट वर्ग का है बच्चों। इसमें भी दो अक्षर अघोष हो गए, तीन अक्षर क्या हो गए, सघोष हो गए। एक वर्ग और होता है, सॉरी ट वर्ग है। ट, थ, द, ध, न। इन पांचों में से भी दो अघोष हो गए, तीन सघोष हो गए। और एक वर्ग और होता है बच्चों, कौन सा, प वर्ग है। प, फ, प, भ, म। ठीक है ना। आप समझ गए होंगे इस चीज को। प, फ, ब, भ, ये पांच वर्ग है। जैसे क वर्ग के पांच यहाँ हो गए, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग। तो इनमें से प्रथम दो जो हैं बच्चों वह हैं अघोष, और बाकी के जो तीन हैं वह हैं सघोष या घोष। ठीक है। ये तो मैं, ये ग्रामर सभी के लिए आवश्यक है। आजकल जो उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके रिटन एग्जाम में भी अघोष सघोष पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि जो पाणिनि शिक्षा है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो हिंदी का विद्यार्थी हो, चाहे वो संस्कृत का विद्यार्थी हो, चाहे हिंदी और संस्कृत से इतर कोई भी विषय का विद्यार्थी हो, उसको यू के ट्रिपल एस के कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा निकालने के लिए इस व्याकरण से गुजरना होगा। संवृतम मात्रिकम गेयम, विवृतम तु द्विमात्रिकम। घोषा वा समृता, सर्वे अघोषा विवृता समृता। समृत जो होते हैं एक मात्रा वाले होते हैं, विपरीत जो होते हैं द्विमात्रा वाले होते हैं। सभी घोष जो होते हैं समृत कहलाते हैं, और सभी अघोष जो हैं विपरीत कहलाते हैं। एक मात्रिक वर्ण को समृत कहते हैं और द्विमात्रिक को विपरीत जानना चाहिए। व्यंजनों में सभी घोष वर्ण समृत हैं। घोष वर्ण किसे कहते हैं ये ध्यान रखिएगा। इस चार्ट को दे, इन चीजों को देख करके पता कर लीजिएगा। और अघोष वर्ण विपरीत कहे गए हैं। ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं। स्वराणाम उष्मणाम च एव विपरीतकरणम समृतम, तेभ्यो अविपरीत एंगो ताभ्याम एव च तथैव च। ये श्लोक है 21वां पाणिनि शिक्षा का। पढ़ना सीख लीजिएगा पहले। स्वराणाम उष्मणा च एव विपरीतकरणम समृतम। समृतम का मतलब स्मरण यानी कि जानना चाहिए भी है इसका अर्थ। इसका अर्थ भी वही है, समृतम माने स्मरण करना चाहिए। स्वर और उष्म वर्णों का विवृतकरण जानना चाहिए, यानी कि स्वर और जो उष्म वर्ण है बच्चों उनका विवृतकरण होता है। उष्म वर्ण कहाँ सीखे हमने, तालबिसौ मुदंतिसौ दंतिसौ। तो उष्म वर्ण है। स्वर कौन कौन से हैं मालूम है, 11-13 जो स्वर सीखे वो स्वर और उष्म वर्ण का विवृतकरण होता है बच्चों। ठीक है ना। तेभ्यो अपि विवृतो एंग, उनमें भी अधिक विवृत क्या होता है, एंग होता है। एंग एक प्रत्याहार है बच्चों। एंग, अगर मैं लिख दूं एंग, एंग एक प्रत्याहार हो गया। इसके अंतर्गत आते हैं बच्चों ए और ओ। एंग एक प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत आते हैं ए और ओ। जो अब ए और ओ जो है उससे भी ज्यादा विवृत है। किससे भी विवृत, स्वर और उष्म वर्णों से भी ज्यादा विवृत होते। तेभ्यो अपि विवृतो एंगो, यहाँ पर मैं कॉमा लगा देता हूं बच्चों।
कॉमा लगाने से क्या होगा, थोड़ा सा आपको सरलता आ जाएगी। इतना ही सीखना है। ऊपर तो सीख स्वराणाम उष्मणाम, स्वर और उष्म वर्णों की का विवृतकरण होता है। विवृत विवार कहते हैं इसको, ये तो संस्कृत में विवृत है ना, इसको हिंदी में विवार कहते हैं। स्वर और उष्म वर्णों की विवारकरण होता है, विवृत होता है। बस स्वर और उष्मों को विवृत कहते हैं, ये मान के चलिए। उनका आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है, विवार होता है। और उससे भी तेभ्यो अपि मने उससे भी, अपि मने भी, तेभ्यो मने उससे भी, उनसे भी ज्यादा विवृत होता है एंग, यानी कि ए और ओ उससे भी ज्यादा विवृत होता है। विवृत का मतलब क्या बताया था मैंने, मुखमंडल का खुलना। जब हम ए बोलेंगे ना तो ए करने मुख खुलेगा हमारा, ओ मुख खुलेगा, ठीक है ना। अब ताभ्याम आइचो तथेव चो, आइचो में आई एच, आइच है, आइच, आई से दूसरा प्रत्याहार क्या हो गया, एच। इस तरीके से ये भी एक प्रत्याहार है बच्चों। इसका मतलब यह है आई और औ, क्या नहीं, समझ गए होंगे। एच, एच जो है एक यहाँ पर है एच, तो इस ये एक प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत आई और औ आते हैं। पाणिनि शिक्षा ये व्याकरण में देखा होगा ना, 14 माहेश्वर सूत्र, उनसे 42 प्रत्याहार निकले। उन 42 में से एक एंग प्रत्याहार भी है जिसके अंतर्गत ए और ओ होते हैं। एक ऐच प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत आई और औ होते हैं। ये क्या कह रहा है बच्चों, स्वर और उष्म वर्णों का विवृतकरण होता है। यानी कि हम जब स्वर और उष्म वर्णों का उच्चारण करते हैं तो इसको हम, हमारा मुख खुलता है, विवृत होता है, विवृत होता है। उससे भी ज्यादा विवृत होता है ए और ओ, और उससे भी ज्यादा विवृत होता है आई और औ। ये मतलब है इसका, ठीक है। अब क्या करें, स्वराणाम उष्मणाम च एव विवृतकरणम समर्थम तेभ्यो अविवृत एंगो ताभ्याम एच तथेव च। यह श्लोक पाणिनि शिक्षा से अवतरित है। इसमें स्वरों के आभ्यंतर प्रयत्न पर विवार किया गया, विचार किया गया। सॉरी, आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं ना, प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, ऐसा होता है। ये भी सीखना चाहिए आपको। आपको हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण सीखना अनिवार्य है कोई भी प्रतियोगी परीक्षा निकालने के लिए। तो जो आभ्यंतर प्रयत्न है, ये कौन, विवार और संवार, तो विवृत जो है इस पर विचार किया गया है। यह संदर्भ में यह श्लोक पाणिनि शिक्षा से अवतरित है, पर संग्रह में है, इसमें स्वरों के आभ्यंतर प्रयत्न पर विचार किया गया है। फिर क्या करें, स्वरों तथा उष्म ध्वनियों का आभ्यंतर प्रयत्न विवार कहा जाता है। जो विवार है ना, इसको विवृत कहते हैं। विवृत संस्कृत में है और हिंदी में विवार कहते हैं इसको। ये हिंदी का भी टॉपिक है, बोल दिया मैंने। हिंदी और संस्कृत की ग्रामर अधिक रूप में समान है। पाणिनि शिक्षा व्याकरण से संबंधित है। जितना भी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सभी हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में भी प्रयुक्त होता है। इसलिए आपको आभ्यंतर प्रयत्न क्या है वो भी सीखना चाहिए। और स्वरों तथा उष्म ध्वनियों का आभ्यंतर प्रयत्न विवार कहा जाता है, जैसा कि प्रथम पंक्ति में लिखा गया है। दूसरी पंक्ति में उनसे भी विवृत ए और ओ है, मतलब उस जब हम ए और ओ का उच्चारण करेंगे तो उससे भी ज्यादा विवृत होगा उसमें, यानी कि हमारा मुख खुलेगा। और उससे भी ज्यादा विवृत होगा आई और औ में। आई और औ बोलेंगे तो ए और ओ का उच्चारण करने से ज्यादा मुख खुलेगा। विवृत का मतलब होता है बच्चों मुख का खुलना, ठीक है नहीं। जब हम स्वरों का उच्चारण करेंगे और उष्म वर्णों का उच्चारण करेंगे, उसको हम विवृत करण कहते हैं, यानी कि मुख खुलेगा। उससे भी ज्यादा मुख खुलेगा जब हम ए और
ओ का उच्चारण करेंगे, और उससे भी ज्यादा मुख खुलेगा जब हम अय और औ का उच्चारण करेंगे। ये मतलब है इसका। ठीक है ना। अगला श्लोक है 22वां। अनुस्वार्यमाणां च नासिका स्थानमुच्यते अयोगवाह विज्ञेया आश्रय स्थान भागिनः। अनुस्वार यमानाम च नासिका, अनुस्वार युक्त जो वर्ण होते हैं ना बच्चों, अनुस्वार जिसके ऊपर बिंदा लगा रहता है उसको अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग तो जानते हैं ना। हाँ, अनुस्वार जिसके ऊपर बिंदा लगा रहता है। अनुस्वार युक्त वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होता है। नासिका स्थानम उच्यते, नासिका होता है। अब अनुनासिका या नासिका किसको कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम नाक के सहारे करते हैं, मुख के सहारे करते हैं। अब नासिका इसलिए मुख और नासिका दोनों के सहारे करते हैं बच्चों। अनुनासिक वर्ण किसको कहेंगे? जिनका उच्चारण मुख और नासिका के द्वारा किया जाता है, यह है अनुनासिक। नासिका नाक। अनुस्वार युक्त वर्ण होते हैं बच्चों, अनुस्वार मानाम जो नासिका स्थान उच्चते, जो अनुस्वार युक्त वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। अयोगवाह विज्ञेया आश्रय स्थान भागिनो, और जो अयोगवाह वर्ण हैं, आपको मालूम है अयोगवाह वर्ण किसको कहते हैं? नहीं मालूम? अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलो हम बता देते हैं अयोगवाह वर्ण किसको कहते हैं। अंक और अह को अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अगर आपसे कोई अंक और अह का आश्रय स्थान या उच्चारण स्थान पूछेंगे तो उनका उच्चारण स्थान वो होगा बच्चों जिसमें वो लगे होंगे, वही उसका उच्चारण स्थान होगा। अयोगवाह विज्ञेया आश्रय स्थान भागिनो, अयोगवाहों का उच्चारण स्थान जो है आश्रयभूत वर्ण होता है। अर्थात आश्रय का मतलब अंक, यानी कि जो अनुसार होता है जिसके ऊपर लगा होगा वही उसका उच्चारण स्थान कहलाएगा। ये कहने का मतलब है। ठीक है ना। तो जैसे अयोगवाह वर्ण किसको कहा हमने? कोई सवाल दिमाग में आ रहा है तो आप लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। सीखने के लिए भी लिख सकते हैं, सिखाने के लिए भी लिख सकते हैं। अयोगवाह किसको कहा बच्चों हमने? अंक और अह को कहा। ठीक है ना। अब जो ये दोनों अयोगवाह हैं, अब इनका उच्चारण स्थान अगर कोई पूछेंगे आपसे तो इनका उच्चारण स्थान वही होगा जिसके साथ ये लगे रहेंगे। जैसे हमने एक लिख दिया कंकाल, लिख दिया एक शब्द, ठीक है ना। अब अनुसार तो यहाँ पर लगा है, तो इस अनुसार का उच्चारण स्थान क्या होगा? जो क का उच्चारण स्थान होगा। बस खत्म। आ गया होगा ना समझ में? क्योंकि क के ऊपर अनुसार लगा है बच्चों, तो हम इस अनुसार का उच्चारण स्थान जब पूछेंगे आपको तो आप क्या बताएंगे? जो क का उच्चारण स्थान है वही इसका उच्चारण स्थान हो गया। इसलिए कहा अयोगवाह विज्ञेया आश्रय स्थान भागिनो हो। जो अयोगवाह वर्ण है, अंक और अह है, उनका उच्चारण स्थान जो होता है आश्रयभूत वर्ण होता है। अर्थात जिसका आश्रय उनको मिलता है वही उसका उच्चारण स्थान होता है। अर्थात उस वर्ण का उच्चारण स्थान जो होगा वो ही उच्चारण स्थान उस अनुस्वार का होगा या उस विसर्ग का होगा। जैसे ये विसर्ग कंकाल का तो मैंने लिख दिया, अनुस्वार का, ठीक है ना। जैसे रामोह लिख दिया मैंने, सॉरी, रामोह लिख दिया बच्चों ना। तो अब ये जो मो, अब इस विसर्ग का उच्चारण स्थान अगर कोई पूछे आपको तो आपको मो का उच्चारण स्थान याद करना है। मो का उच्चारण स्थान क्या है? प फ ब भ मो, ओष्ठ है। प फ फ ब भ मो, मो का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। अब मैं सारे, मुझे तो मालूम है कि सारे अक्षरों का उच्चारण स्थान मालूम है, लेकिन हम क्या सीखना चाह रहे हैं? अनुसार का उच्चारण स्थान। जो का उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसलिए अनुसार का उच्चारण स्थान कंठ हो गया। विसर्ग का उच्चारण स्थान, मौ का उच्चारण स्थान जो होगा वही विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा। मौ का उच्चारण स्थान बच्चों ओष्ठ होता है।
ये है इसकी अच्छी से व्याख्या। अब जब मैंने व्याख्या एग्जाम्पल सहित की है तो आप अनेक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं, आपकी व्याख्या बढ़ सकती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों। अनुस्वार यमानाम च नासिका स्थानम उच्यते। अनुस्वार युक्त जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। अब अयोगवाह विज्ञेया आश्रय स्थान भागिनो, जो अयोगवाह वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान जो है आश्रयभूत वर्णों के उच्चारण स्थान ही होता है। समझ गए होंगे आप। यह श्लोक पाणिनि शिक्षा से लिया गया है। इस श्लोक में अनुस्वार और अयोगवाहों का स्थान विनिश्चय किया गया है। अनुस्वारमय वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका कहलाता है। पहले तो आप नासिका क्या है, नासिका उच्चारण स्थान है बच्चों, तो उनका आपको पता होना चाहिए। अनुनासिका नासिका किसको कहते हैं, अनुनासिक वर्ण कौन कौन से, ये आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो अयोगवाह है वो भी आना चाहिए। अयोगवाह मैं बता चुका हूँ। अयोगवाहों को अपने आश्रयभूत वर्णों के उच्चारण स्थान से ही उच्चरित जानना चाहिए। आश्रयभूत जान गए ना। अंक का आश्रय कौन है, क है। विसर्ग का आश्रय कौन है, म है। अंक और अह क्या है, अयोगवाह है। ठीक है नहीं। तो यह पाणिनि शिक्षा है बच्चों। पाणिनि शिक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है और ये पाठ्य पुस्तक को मैं अमे द्वितीय सेमेस्टर संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। आपके साथी, आपके कांटेक्ट लिस्ट में जो भी एमए द्वितीय सेमेस्टर संस्कृत का विद्यार्थी है उस तक तो इसको जरूर पहुंचा दीजिएगा। जितना भी अगर वो 10% भी इससे सीख पाएगा तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आप लोग, कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको कुछ इसमें नया सीखना था या कुछ भी आपको बताना हो तो जरूर आप इसमें कमेंट जरूर करिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले श्लोकों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है संस्कृत विषय से, आप कमेंट बॉक्स में वो लिख सकते हैं, चाहे वो किसी भी कक्षा का हो। जरूर लिखिएगा आपकी मांग क्या है, किस टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं संस्कृत में, किस बुक को आप पढ़ना चाहते हैं, जरूर लिखिएगा बच्चों। आपका लिखा हुआ हम पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप तक वो वीडियो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आपको केवल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपके मोबाइल में आपके पास वो बहुत शीघ्रता से अपलोड होते ही पहुंच जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।